Your next topic is the damped vibrations. The periodic vibrations of the body of decreasing amplitude in the presence of a resistive force are called the damped vibrations. बच्चे इससे पहले we have studied about your natural vibrations. In that the amplitude remained same. There was no decrease in amplitude. But here the periodic vibrations of the body of decreasing amplitude means the amplitude will be decreasing. See here it's the highest amplitude, then it goes on decreasing and finally it stops. This is your displacement time graph for damped vibrations. Remember that, bache. If it is asked to you to draw, you have to draw this. It is plus it's minus it. This side is displacement, this is its time. Now in damped vibrations, two forces act on the body. One is called the restoring force, other is called the frictional or the resistive force. बच्चे what is restoring force? बच्चे restoring, मान लो कोई चीज़ हो जा गई है, जैसे एक स्प्रिंग है, आपने स्प्रिंग को क्या किया, एक्सपैंड किया, तो वो स्प्रिंग कोशिश करेगा वापस अपनी पोजीशन पे आने की, तो वो जो उसके अंदर फोर्स डेवलप होगी उसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, ताकि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर सके. देन सेकेंड इज योर फ्रिक्शनल और रेजिस्टिव फोर्स, मतलब जो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, रुकावट आ रही है. इट कैन बी एयर, क्योंकि एयर भी आपकी फ्रिक्शन है, एयर की भी फ्रिक्शन होती है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इट. द फ्रिक्शनल फोर्स हैज अ टेंडेंसी टू रेजिस्ट द मोशन. कहते हैं जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो उसमें क्षमता होती है, टेंडेंसी होती है, कैपेसिटी होती है कि वो मोशन को अपोज कर सके, रेजिस्ट कर सके, जिसकी वजह से उस वाइब्रेटिंग बॉडी की जो एनर्जी है वो कंटिन्यूअसली लॉस्ट होती रहती है, डिसिपेट होती रहती है, क्योंकि उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है. और इसी रीजन की वजह से उसका एम्पलीट्यूड क्या करता है, ग्रेजुअली डिक्रीज करता है. वो पूछते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड क्यों कम होता है, एंड फिर पूछते हैं कि कुछ टाइम बाद इसको हो क्या जाता है. फाइनली इट स्टॉप्स वाइब्रेटिंग आफ्टर लूजिंग ऑल इट्स एनर्जी. और जब वो पूरी अपनी एनर्जी लूज कर देता है तो ये वाइब्रेट करना क्या हो जाता है, स्टॉप कर देता है. रिमेंबर दैट. देन इज द एनर्जी लॉस्ट बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी changes into heat energy. अब वो आपको पता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. तो वो जो आपकी एनर्जी लॉस्ट होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. और जिस रेट पे आपका ये एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी. नेचर मतलब कि वो वाइब्रेटिंग बॉडी की विस्कोसिटी कैसी है, डेंसिटी कैसी है, ठीक है, मतलब उस मीडियम का, एंड ऑल्सो उस जो वाइब्रेटिंग बॉडी उसका शेप कैसा है, साइज कैसा है. तो इन सब फैक्टर्स पे आपकी क्या डिपेंड करते हैं कि कितना आपका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा. मतलब उस मीडियम पे भी डिपेंड करता है, मीडियम के विस्कोसिटी डेंसिटी पे भी, एंड उस वाइब्रेटिंग बॉडी की शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है. This graph is very clear to everyone. Then बच्चे sometimes they ask you the examples also of the damped vibrations. For example, बच्चे आपकी एक ट्री है, ट्री की एक ब्रांच है, जैसे आपने उस ट्री की ब्रांच को पुल किया तो क्या करेगी बच्चे, पहले तो वो फास्ट वाइब्रेट करेगी इस तरह से, फिर स्लोली वो वाइब्रेशंस कम होती जाएंगी, एंड फाइनली वो ब्रांच वाइब्रेट करना बंद हो जाएगी. So this is an example of damped vibration. Even a tuning fork when struck on a rubber pad, जैसे रबर पैड मारोगे पहले वो वाइब्रेट करेगा, फिर धीरे धीरे उसका कम होगा, फाइनली वो स्टॉप हो जाएगा. सिंपल पेंडुलम ऑसिलेटिंग इन एयर, पेंडुलम भी धीरे धीरे उसकी वाइब्रेशंस में रुकावट आएगी, गिरावट आएगी, it will finally stop. And last is the vibrations of a spring having a mass at its end. So all these are examples of your damped vibrations. Then in the book, which there have been given the difference between the free or the natural and the damped vibrations. So I guess we have discussed both, so you can revise from the book the differences between the both. Next comes your topic, forced vibrations. Now the vibrations of a body which take place under the influence of an external periodic force acting on it are called forced vibrations. बच्चे अब तक जो हमने करा था उसमें क्या था, आपकी लग तो वही भी फोर्स रही थी, लेकिन वो कैसी थी, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स थी या रिस्टोरिंग फोर्स थी. लेकिन जो अभी हम लोग कर रहे हैं वो बाहर से अपने प्रॉपर पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करनी है. उसकी वजह से जो बॉडी के अंदर वाइब्रेशंस आएंगी, दोस वाइब्रेशंस आर कॉल्ड योर फोर्स्ड वाइब्रेशंस. नाउ लेट अस इलैबोरेट इट. When the external periodic force is applied on the vibrating body, it no longer vibrates with its own natural frequency, but it gradually acquires the frequency of the applied periodic force. जब भी आपने बाहर से कोई periodic force अप्लाई करते हो बच्चे, तो वो जो बॉडी जिसके ऊपर फोर्स लग रही है, अब वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट नहीं करता,
अब वो जो अपने फोर्स लगाई है उसकी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है। और द एम्पलीट्यूड ऑफ, अब जो फोर्स्ड वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड है, इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। जो आपने बाहर से फोर्स लगाई उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है उस पर एम्पलीट्यूड डिपेंड करेगा। अगर तो अब आप वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनना अब इसको, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी, जिस बॉडी पे आपने वो पीरियोडिक फोर्स लगाई है, अगर उस पीरियोडिक फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो उस बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस बहुत कम होएगा, बहुत कम एम्पलीट्यूड से वो वाइब्रेट करेगा और वो जल्दी ही डाई कर जाएगा, डेड हो जाएंगी वो, मतलब वाइब्रेट होना स्टॉप हो जाएगा। बट अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स जो है वो मैच कर जाती है उस बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ, तब जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस है वो बहुत लार्ज हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को वी विल यूज आगे, अब हम लोग यूज करेंगे, किस चीज में यूज करेंगे, इन द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस जब हम स्टडी करेंगे। बट लेट अस स्टडी द एग्जांपल्स ऑफ फोर्स वाइब्रेशन नाउ। व्हेन द स्टेम ऑफ अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क इज प्रेस्ड अगेंस्ट द टॉप ऑफ अ टेबल, जैसे वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क, पता नहीं ट्यूनिंग फॉर्क इस शेप में होता है, आपने जैसे ही उसकी स्टेम को टॉप ऑफ द टेबल के साथ प्रेस किया, द वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड इन द टेबल टॉप, उस टेबल में कौन सी वाइब्रेशंस आएंगी, फोर्स्ड वाइब्रेशंस आएंगी, रिमेंबर दैट। और सिंस टेबल टॉप की हैज अ मच लार्जर वाइब्रेटिंग एरिया, अब टेबल टॉप जो है, टेबल है, उसका एरिया ज्यादा है ऑलरेडी ट्यूनिंग फॉर्क से, देन व्हाट विल हैपन इज, so the forced vibrations of the tabletop sent forth a greater energy and produces a louder sound। इसीलिए क्या होता है बच्चे कि वो जो आपका ट्यूनिंग फॉर्क है वो क्या करेगा, वो उस ज्यादा फोर्स्ड वाइब्रेशंस टेबल टॉप में ज्यादा एनर्जी देगा, ठीक है, दे विल सेंड अ ग्रेटर एनर्जी एंड इट विल प्रोड्यूस अ लाउडर साउंड। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वाज आस्क्ड इन 2020 के पेपर में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। देन इज द वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड इन द डायफ्राम ऑफ अ माइक्रोफोन, माइक्रोफोन पता है माइक जिसको आप बोलते हो, ठीक है। तो क्या होता है, माइक्रोफोन साउंड बॉक्स में होता है, उसकी फ्रीक्वेंसीज अगर स्पीच के साथ क्या कर जाती हैं, वो मैच कर जाती हैं, तो उसका एम्पलीट्यूड भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो लाउड साउंड सुनाई देता है। गिटार में भी क्या होता है, फोर्स्ड वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं, जब एक आर्टिस्ट क्या करता है उस पर, आई डोंट नो व्हाट डू वी कॉल दैट, उससे क्या करता है, उसको प्ले करता है गिटार को। देन इज इन स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी हैं बच्चे, हर किसी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में ना एक हॉलो साउंड बॉक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल आप गिटार ही ले लो, गिटार में भी एक वुड का वो लगा होता है नीचे, एक वो उसको बोलते हैं साउंड बॉक्स, ठीक है, जिसमें एयर होती है। तो जैसी स्ट्रिंग्स को हम लोग वाइब्रेट करवाते हैं बाय प्लकिंग, ठीक है, उसकी वजह से फोर्स्ड वाइब्रेशंस एयर में प्रोड्यूस हो जाती हैं। और सिंस हमें पता है कि वो जो साउंड बॉक्स का सरफेस एरिया है, जो उसमें एयर है, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, वो ज़्यादा होने की वजह से बच्चे क्या होता है, जो फोर्स्ड वाइब्रेशंस है वो ज़्यादा एनर्जी क्या करती हैं, सेंड करती हैं, जिसकी वजह से लाउड साउंड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। आई गेस दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन नाउ व्हाट आर फोर्स्ड वाइब्रेशंस। एंड देन बच्चे यू कैन ऑल्सो स्टडी द डिफरेंसेस फ्रॉम द बुक बिटवीन नेचुरल फ्री वाइब्रेशंस एंड द फोर्स्ड वाइब्रेशंस।